हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होते क्या हैं। ए लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। अगर मैं बात करूं कोई लीनियर इक्वेशन है ना, अपने क्लास 9th में सीखा है कि लीनियर इक्वेशन जो है ग्राफिकली अपने उसका ग्राफ भी बनाया है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आगे देख भी लेंगे अपन बना के उसको, है ना। An equation of the form ax plus by plus c equals to 0 where a, b, c are real numbers and a and b are not zeros. a and b जीरो, कोई एक भी जीरो हो जाएगा तो अपने पास में वेरिएबल रहेगा ही नहीं, है ना। इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो जनरल फॉर्म अपन बात करें, फर्स्ट जो इक्वेशन है अपनी वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और जो सेकंड है अपनी वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब अपने को पता है a1 a2 क्या है, x के कोफिशिएंट है, b1 b2 अपने y के कोफिशिएंट्स हैं, एंड c1 एंड c2 जो है अपने कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, ठीक है। वेयर a1 and a2 b1 b2 c1 c2 are the real numbers such that a1 b1 is not equals to 0, a2 b2 is not equals to 0। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो अपने पास में वेरिएबल से खत्म हो जाएंगे ना। तो अपने को टू वेरिएबल्स में रखने के लिए अपना ये नेसेसरी है कि a1 और b1 मेरे क्या हैं, नॉट इक्वल्स टू 0 हो, और a2 और b2 मेरे नॉट इक्वल्स टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टू मेथड्स टू सोल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर। अब ध्यान देना अपने को, इस चैप्टर में अपने को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना होगा। तो उनको सोल्व करने के लिए अपने पास दो मेथड हैं, फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड अपना अलजेब्राइक मेथड। फर्स्ट अपन देखते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टेप वन में अपने को बेसिकली क्या करना है, अपने को जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हैं उनको अपने को उनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाएंगे तो अपने पास में एक स्ट्रेट लाइन आएगा। भाई दो हैं इक्वेशन तो दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन क्या क्या हो सकता है, दो स्ट्रेट लाइन या तो आपस में क्या करें, एक पॉइंट पे कट करें, और क्या हो सकता है, या फिर एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएं। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि दोनों क्या हो, पैरेलल हो। ये तीन केस होंगे अपने पास में। तो इन केसेस को अपन वन बाय वन स्टडी करते हैं। अब इसको सोल्व करने का स्टेप्स जो हैं, अपन किस तरीके से अपन ग्राफ बनाते हैं वो 9th क्लास में पढ़ा है अपन ने, वापस से मैं बताया यहाँ पे। स्टेप वन, एक्सप्रेस वन वेरिएबल से y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल x। तो मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू ax प्लस b फॉर द गिवन इक्वेशन। Take three values of independent variable x and find the corresponding values of dependent variable y। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में मुझे बताओ y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है मेरा इंडिपेंडेंट, क्योंकि x की वैल्यू पे डिपेंड करेगा मेरा क्या, y क्या होगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, x की दो तीन वैल्यूज ले लेते हैं अपन, कोई भी। टेक इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। इंटीग्रल लोगे तो बेसिकली क्या होगा, आपको इजी हो जाएगी कैलकुलेशन में, आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, जैसे कि x इक्वल्स टू -1 1 0 एक्सेट्रा, कुछ भी लो। प्लॉट दीज वैल्यूज ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे अपन प्लॉट कर देंगे। इसी तरीके से अपन दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, अपन ग्राफ प्लॉट कर देंगे, अपने पास में दो लाइंस बनेंगी। ठीक है, स्टेप 4, इफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट then point of intersection will be the solution of the linear equations and the pair of linear equation is consistent। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं कि देखो केस वन में अपन ने बोला है, फोर्थ स्टेप का केस वन मैंने यहाँ पे ऊपर लिया है। तो इस तरीके से अपनी दो लाइंस होंगी जो कि एक पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। मैं बोलता हूँ उस पॉइंट को लेट से x, y, और यही मेरा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा उस लीनियर इक्वेशन का। जैसे L1 यहाँ पे मैंने, ये जो लाइन है ये L1 है अपनी, इसकी इक्वेशन मैंने लिख दी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और ये दूसरी जो लाइन है इसको L2 बोल दिया अपन ने, और इसकी जो इक्वेशन है वो अपन ने नीचे दे दी है। तो अगर एक पॉइंट पे क्या कर रही है, दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं, तो वहां पे ग्राफिकली अपन बोलेंगे कि वो जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इन दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, और अपन क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ इक्वेशन जो है, वो लीनियर इक्वेशन जो है अपना क्या है, कंसिस्टेंट है। ध्यान देना है, ये एग्जाम में आता है अपना। ये नहीं पूछ के कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, वो पूछ लेते हैं कि क्या इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। बिल्कुल, अगर उनका सॉल्यूशन, किन्हीं भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो वन पॉइंट हो चाहे इनफाइनाइट पॉइंट हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी। सेकंड क्या हो सकता है, इफ द लाइंस कोइंसाइड देन इट विल हैव ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब ध्यान से देखो इसमें क्या है, सेकंड केस में अपनी एक लाइन है, मैं बोल देता हूँ नीचे वाली जो अपनी ब्लू लाइन है वो L1 है,
और जो रेड लाइन है वो L2 है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं, मतलब कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे देखो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट है, तो इनके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे भी अपन क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये बोल देंगे। थर्ड बात करते हैं, इफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल then the system of linear equations has no solution and is inconsistent। अब ध्यान से देखो यहाँ पे L1 और L2 जो है अपनी, वो दोनों क्या है, पैरेलल। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लाइंस जो है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अपन यहाँ पे इसको बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है बात, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज गिवन। अपने को फॉर एग्जांपल गिवन है ये और ये, देन अब ध्यान से देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये अपन ने बात कर ली थी भाई। अगर ध्यान देना है, इफ A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, तब अपन क्या बोलेंगे, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर अपने पास में दो लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं इन टू वेरिएबल्स, तो वहां पे अपन क्या करके देख लें, A1 by A2 और B1 by B2 अगर वो नॉट इक्वल है, इसका मतलब अपने को 100% श्योर हो जाएंगे कि वहां जो लाइंस हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कट करेंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट होंगे। बेसिकली लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो अपना ग्राफ कौन सा बनेगा, वो फर्स्ट केस वाला, जहाँ पे लाइन क्या कर रही है, पॉइंट पे कट कर रही है। सेकंड केस में क्या बोल रहा है, इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2, तीनों ही बात करें, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, तीनों का रेशियो ही क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि कॉमन पॉइंट्स कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। ठीक है। थर्ड केस की बात करें, इफ A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल टू C1 by C2, इस केस में x और y के कोफिशिएंट्स का जो रेशियो है वो इक्वल है, बट कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो है वो इक्वल नहीं है। तो अपन वहां पे क्या बोलेंगे, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट विद नो सॉल्यूशन। मतलब क्या होगा कि वहां जो अपने पास में जो लाइंस मिलेंगी अपने को, उनका जो ग्राफ मिलेगा दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर है बात, चलिए अब अपन ने क्या किया है, बेसिकली एक एग्जांपल लिया है जहां पे अपन ग्राफिकली क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन चेक कर रहे हैं। अब ध्यान देना है आपको, जब भी आपको बोले चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, दो इक्वेशन दे दिए अपने को, this and this is consistent, also find the coordinates of points where the graph of the equation meet the y-axis। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास में बोल रहा है कि पता करना है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं ये कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, देखो ये ग्राफिकली बोल रहा है, पर अपन क्या करेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे कि कंसिस्टेंट होंगी कि नहीं होंगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स वाई और कांस्टेंट जो टर्म्स अपनी, उनके रेशियोज को देख लेते हैं करके। तो ये हो जाएगा 3/3/2। अब अपन क्या करेंगे, वाई कोफिशिएंट्स का रेशियो देख लेते हैं, वो है -2, यहाँ पे क्या है -2 और ये कितना है -1 अपॉन -1, और जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। अब ध्यान से देखो, अपन इसको सोल्व करें तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 माइनस माइनस कट हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2। अब ध्यान से देखो ये कौन सा कंडीशन बनी, A1 by A2 इज इक्वल्स टू B1 by B2 नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। इस केस में अपने को पता है कि दो लाइंस जो होंगी वो पैरेलल होंगी और वहां पे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है वो इनकंसिस्टेंट होगा, वहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये बात पहले से पता लग जाएगी। तो जब आप ड्रॉ करोगे ग्राफ तो आपको इजी रहेगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जब ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो दो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, पहले से अपने को पता होगा। क्लियर है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, दूसरा पूछा है कि वाई एक्सिस पे कहाँ कट करेंगी। तो ध्यान से देखो, वाई एक्सिस पे कट करेंगी कहाँ पे। अब इसमें देखो आप ग्राफ में देख के बता सकते हो, बट अपन क्या करेंगे, पहले ही पता कर लेते हैं। ठीक है, पहले पता करने से क्या फायदा होगा, अपने को पता लग जाएगा कि भाई लाइन जो है वो वाई एक्सिस पे कहाँ से गुजरेगी, है ना, दोनों लाइंस जो हैं। तो देखो पहली इक्वेशन है 3x - 2y + 2 = 0। तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है लाइन, तो वाई एक्सिस पे जहाँ कट करेगी वहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मेरा 0। तो मैं x को 0 रख दूँ तो यहाँ पे मेरे को समझ में आ जाएगा y = -2/-2, तो क्या हो गया 1। मतलब वाई एक्सिस पे जो लाइन है वो y = 1 पे कट करेगी। ठीक है, किसमें, फर्स्ट लाइन के केस में। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में भी वही करके देखते हैं भाई। सेकंड में भी अपन यही करेंगे, 3/2x - y + 3 = 0। जहां पे लाइन अपनी क्या करेगी, y एक्सिस को कट करेगी, वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो x 0 रख देंगे तो यहां से y = कितना आ जाएगा अपना 3।
क्लियर है? ये अपने को पहले ही पता लग गया कि वाई एक्सिस पे पहली लाइन कट करेगी कहाँ 1 पे, y इक्वल्स टू 1 पे, दूसरी करेगी 3 पे। क्लियर है बात? चलिए, अब वही पॉइंट ले लेंगे अपन, जब यहाँ पे जब पॉइंट्स लेंगे 3 पॉइंट्स अपने को x के लेने हैं, तो वहाँ पे x एक 0 ले लेंगे, तो अपने को पता लग जाएगा कहाँ कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे को पहली लाइन L1 गिवन है, दैट इज 2y। मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट लाइन को, ये जो लाइन अपने को गिवन है, इसको मैंने क्या किया, y की टर्म में लिख दिया। तो y की टर्म में जब करेंगे तो 2y इक्वल्स टू ये बचेगा, y इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। अब इसमें अपना डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, इंडिपेंडेंट क्या है, x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। x की एक वैल्यू अपन क्या करेंगे, 0 ले लेंगे, उससे पता लग जाएगा कि y एक्सिस पे कहाँ कट करेगी। तो x 0 लिया तो यहाँ पे y कितना आया 1, इसी तरीके से 2 लिया तो y कितना आया 4, और जब -2 लिया तो अपना क्या आया, y -2 आया। क्लियर है? और ये जो पॉइंट्स अपने पास में आए हैं, इनको अपन ने क्या किया, ग्राफ पेपर पे मार्क कर दिया। अब सबसे पहले क्या आया था, 0,1, तो अपन ने ये वाला पॉइंट ले लिया 0,1। उसके बाद में आया 2,4, तो ये वाला पॉइंट आ गया अपना। और थर्ड जो है -2, ठीक है। ये आपको क्या करना है, मार्क करके उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं। क्लियर है? और इनको अपन ज्वाइन करेंगे तो अपनी लाइन L1 आ गई। ठीक है, L2 के लिए भी वही अपन करेंगे, y की फॉर्म में लेके आ जाएंगे, और x की अपन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, x की वो वैल्यूज लेते हैं जहां तक अपनी कोशिश होती है कि पॉइंट्स में आंसर नहीं आए, अपना क्या हो जाए, कट जाए पूरा। तो वहां पे y की जो वैल्यूज मिले अपने को इंटीग्रल वैल्यूज मिले, कोशिश यही रहती है। ठीक है, अगर पॉइंट्स में आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको भी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा चीजें टफ हो जाएंगी, है ना, मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू अपना ये आया। अब x की वैल्यूज ले लेता हूँ, x की एक वैल्यू 0 लेता हूँ, मुझे पता लग जाएगा y कहाँ कट करेगा, तो वो हो जाएगा 3। 2 जब लिया x तो आया 6, और -2 लिया तो अपना क्या आया 0। क्लियर है? इसको भी अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपने मार्क कर दिया ग्राफ पेपर पे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया 0,3, सेकेंड 2,6 आ गया, और थर्ड अपना क्या था, -2,0। तो यहाँ से जब अपने इसको ज्वाइन कर दिया, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए दूसरी लाइन L2 ले ली, तो यहाँ से समझ में आया अपने को कि L1 इज पैरेलल टू L2, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। L1 जो है मीट y एक्सिस एट y इक्वल्स टू 1, ये अपन ने यहाँ देख के बता दिया। दूसरा L2 मीट्स y एक्सिस एट y इक्वल्स टू 3, ये अपन ने यहाँ देख के बता दिया। हालांकि अपन ने पहले ही निकाल लिया था ये। ठीक है, चलिए, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अलजेब्राइक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अभी अपन ने जो सीखा है वो क्या था, ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब अपन समझेंगे अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अपने पास में 2 मेथड है अपने सिलेबस में, है ना। पहले अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, वो अपना हट गया है। तो अभी अपने पास 2 मेथड्स हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है और दूसरा जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। दोनों को 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं, साथ साथ में मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं इसमें। चलिए, इफ वी हैव ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स x एंड y, देन वी फॉलो दीज स्टेप्स। मैंने सबसे पहले क्या लिया, मैंने बोल दिया कि 2 सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ले लिए मैंने। ठीक है, समझाने के लिए। Step 1, we have to choose any one equation and find the value of one variable, let's say x, आप y की पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, in terms of other, that is y। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली यहाँ पे, और फर्स्ट इक्वेशन से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज y प्लस 2। देन सब्सटीट्यूट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड इक्वेशन। अपने पास सेकेंड इक्वेशन ये वाली थी भाई, इसमें अपन ने क्या किया, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया क्या, y प्लस 2। यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने इसको y प्लस 2 किया, प्लस 2 इसमें पुट किया, तो यहाँ पे हुआ क्या, अपनी लीनियर इक्वेशन हमारी वेरिएबल आ गई, और वो इजीली अपन सोल्व कर सकते हैं। नाउ सोल्व द लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ से y 1/2 आ गया। अब ये 1/2 किसी भी फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दो, या इसमें भी रख सकते हो, x इक्वल्स टू यहाँ पे रख दोगे, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ रखोगे तो अपने पास में x की वैल्यू मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन टू फाइंड x। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देते हैं और वहाँ से अपने x की वैल्यू मिल जाती है। ये जो मेथड था ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मतलब क्या था, किसी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लाके उसको आप सेकंड इक्वेशन में रख दो, और वहाँ पे अपने पास में लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल मिल जाएगा, और वहाँ से अपन एक वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेते हैं, और उस जो वैल्यू आती है उस वो वैल्यू से अपन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी रख के अपन क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए, नेक्स्ट है अपना एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या करते हैं अपन, इन दिस वी सोल्व बाय एलिमिनेटिंग एनी वन वेरिएबल। एलिमिनेशन से समझ में आ रहा है कि अपन एलिमिनेट करेंगे कुछ ना कुछ, है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने बोला 2 इक्वेशंस ले ली मैंने, सिर्फ इन पे ध्यान देना भी है ना। ये 2 इक्वेशंस ली हैं मैंने, लीनियर इक्वेशंस। स्टेप 1, पहला अपने पास में 2 इक्वेशंस होंगी, उसके बाद में उसको सोल्व करने के लिए पहला स्टेप अपना क्या होगा, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय सच ए नंबर सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ एनी वन वेरिएबल बिकम्स इक्वल।
ध्यान से देखो, मैं x के कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 3 है, इनको मेरे को इक्वल करना है, तो मैं पूरी इक्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई करूँ? फर्स्ट को अगर 3 से कर दूँ तो ध्यान से देखो ये मेरा 6 बन जाएगा, और सेकंड को मैं अगर 2 से कर दूँ तो ये भी 6 बन जाएगा मेरा। इसी तरीके चाहो तो आप y वाले को आप चेंज कर सकते हो ना। अगर y वाले को बराबर करना है तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, -5 से, तो -15 हो जाएगा, और इसको किससे करेंगे? इसको करेंगे अपन 3 से, तो 3 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा अपना -15। ठीक है, अब चाहो उसको कर लो। मैंने यहाँ पे क्या किया, x के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस में, उनको इक्वल कर लिया। ठीक है जी, तो फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, सेकंड को किया 2 से, तो अपने पास में बेसिकली इक्वेशन दोनों ही आई। हुआ क्या आई, 6x + 9y = 15, और दूसरी वाली आई 6x - 10y = 24। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सो दैट द वन वेरिएबल विल गेट एलिमिनेटेड। ध्यान से देखो, यहाँ पे 6x है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है मेरे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को इसको एलिमिनेट करना, इक्वल हो गए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाले में से सेकंड को माइनस कर दूंगा, तो मेरे नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे ये वाले। मैं यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। अगर मैं माइनस करूँ तो ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ध्यान से देखो, 6 से 6 कट जाएगा। यहीं पे अगर मान लो एक में -6x होता है और दूसरे में 6x होता है, तो मेरे को क्या करता है, मैं वहाँ पे मैं ऐड करता, ऐड करने पे दोनों क्या हो, कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है बात? डिपेंड करेगा अपने जो कोफिशिएंट्स हैं उनके साइन क्या है। अगर सेम साइन है तो अपने को माइनस करना पड़ेगा, अगर अपोजिट साइन है तो आप ऐड कर दोगे तो वहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। जब अपन ने साइन चेंज किया तो ध्यान से देखो, ये 6x कट हो गया। अब ये 9y प्लस 10y वो हो जाएगा 19y, और ये माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा। तो सोल्व द लेफ्ट ओवर इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। y क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू -9/19। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये किसी भी एक इक्वेशन में आप रख सकते हो और वहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो, कहीं भी रखो आप स्टार्टिंग वाली जो इक्वेशन है उनमें, और वहां से आंसर इजीली मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूट द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द गिवन इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल x। तो अपन ने फ्रॉम इक्वेशन 1, जो स्टार्टिंग वाली इक्वेशन 1 ली थी, उसके अंदर अपन ने y की वैल्यूज रख दी हैं, और वहां से y की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू फाइनली अपनी क्या आई, दैट इज 61/19, और y अपना आ गया था -9/19। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये दो मेथड अपने सिलेबस में थे, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं चैप्टर जिस्ट। बेसिकली चैप्टर जिस्ट क्या है अपना, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है वो बेसिकली अपने यहाँ समराइज कर दिया है। पेयर ऑफ इक्वेशंस अपने पास में दो ले ली है यहाँ, a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0। रेशियोज ऑफ कोफिशिएंट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स का रेशियो a1/a2 अगर मेरा नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ये अपन ने पढ़ा था, तो ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे दो लाइंस बेसिकली जो ये इक्वेशंस हैं, इनकी दो लाइंस जब ड्रॉ करने जाएंगे ग्राफ में तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। और अल्जेब्रिक मीनिंग क्या होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। और दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, ये भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है, दूसरे केस में अपने को पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाए, तो ग्राफिकल मीनिंग ये होगा कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी, वहाँ पे एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगी लाइंस, और यहाँ पे सॉल्यूशंस जो होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे अलजेब्रिक मीनिंग की बात करें तो। क्लियर है? थर्ड में अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में अपना जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस होंगी तो अलजेब्रिक मीनिंग क्या होगा, नो सॉल्यूशंस या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये बात समझ में आए? इन दोनों केसेस में क्या होती है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसिस्टेंट होती है, और यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाले में क्या हो जाती है, इनकंसिस्टेंट हो जाती है। क्लियर है? चलिए, अब अपन ने यहाँ तक तो जो पढ़ा है, अपन ने वो क्या पढ़ा, कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे बेस्ड अपने पास में डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्रॉब्लम्स आती है ना एग्जाम में, तो अलग अलग जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे टाइप्स मैंने यहाँ ले लिए हैं। वन बाय वन अपन को पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट अपनी एज प्रॉब्लम्स। एज प्रॉब्लम्स में बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, जो अपन ने क्वेश्चन लिया है इसको देखो। द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू पीपल इज 20 years। इफ 5 years ago the elder one of the two was 5 times as old as the younger one, then find their present age। चलिए जी कर लेते हैं इसको। अब अपने को देखो बोल रखा है कि टू पीपल है अपने पास में ना, एक एल्डर है और एक यंगर है। ठीक है, अब अपन लेट कर लेते हैं भाई, सबसे पहले अपने को लेट करना पड़ेगा, उनकी एज के बारे में बात हो रही है, तो अपन बात करेंगे लेट एज ऑफ मी यंगर वन बी x years and elder one
बी वाई ईयर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ 5 years ago the elder one of the two was 5 times as old as the younger one। तो अपन बात कर लेते हैं 5 years ago there is would be x minus 5 years and y minus 5 years। ठीक है जी, ओके। देन फाइंड देयर परसेंटेज, देख लेते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बाद में ये सारा चीज़ लिखने के बाद अपन ने जो क्वेश्चन में बोला है वो अपन ने लिख लिया वर्ड्स में। उसके बाद अपने को इक्वेशंस बनानी है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है, तो 2 इक्वेशंस बनेंगे भाई। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ATQ, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना है ना एग्जाम में। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो बोल रहा है डिफरेंस इन एज ऑफ 2 people इज 20 years। मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले के एज माइनस करेंगे तभी 20 years आएगी भाई। तो यहाँ से अपन बोलेंगे y माइनस एक्स इक्व टू कितना हो गया अपना 20, क्योंकि एल्डर वन जो था उसकी y ईयर्स थी और यंगर वन था उसकी x थी। ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि 5 साल पहले जो एल्डर वन था वो 5 times था ओल्ड था किससे, यंगर वन से। तो अपन क्या बात करें, मैं बोलता हूँ ये अपना 5 साल पहले क्या होगी, एल्डर वन की एज है अपनी। तो यहाँ से मैं लिख लूँगा y माइनस 5। ठीक है जी। दूसरा जो यंगर वन है उसकी एज क्या है, x माइनस 5। ठीक है जी। अब इन दोनों को इक्वेट करना है, तो इक्वेट करने के लिए मुझे बताओ, ये जो है अपने को बोल रखा है जो ओल्डर वन है या एल्डर वन है वो 5 times इससे क्या है, ज़्यादा एज का है। तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो इसको इंटू 5 करना पड़ेगा ना आपको इक्वल करने के लिए। भाई ये 5 times है इसकी एज का। तो अपने को दोनों चीज़ों को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए अपने को यंगर वन वाले की एज को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपने पास में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये अपने आ जाएगी y माइनस 5 इक्वल्स टू 5x माइनस 25। तो यहाँ से अपना हो जाएगा y माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 20। ठीक है जी, ये अपनी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में से मैं क्या करूं, दोनों का देखो y को जो अपना y जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट्स इक्वल हैं, 1 1 है। तो मैं कर देता हूँ 1 माइनस 2, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लें। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपना ये माइनस, ये प्लस, और ये भी अपना क्या हो जाएगा, प्लस। क्लियर है। तो यहाँ से जब अपन क्या करते हैं 1 माइनस 2, तो ये y तो कैंसिल आउट हो गया भाई मेरा। ठीक है। और दूसरा ये प्लस का 5x है वो माइनस का x है, तो यहाँ से क्या बनेगा अपना प्लस का 4x, ओके, इक्वस टू अपना क्या आया, ये प्लस का 20 है वो भी 20, तो ये 40, तो x इक्वस टू अपना आ गया 10। ठीक है, x 10 आ गया तो मैं किसी भी एक में रख लेता हूँ भाई। तो मैं फर्स्ट में रख लेता हूँ फ्रॉम 1, अपन बोलते हैं y माइनस 10 इक्वस टू 20, तो y इक्वस टू अपना कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से अपन वर्ड्स में लिख देंगे देयरफॉर एज, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट एज ऑफ elder one is 30 years and younger one is 10 years। क्लियर, ये अपना आंसर हो जाएगा। और इसको चेक भी कर सकते हो, क्रॉस चेक भी। ध्यान से देखो, इनकी प्रेजेंट एज का डिफरेंस करेंगे तो 20 आएगा, 30 माइनस 10। 5 साल पहले की बात करें तो 25 ईयर्स का होगा कौन सा, एल्डर जो है, और जो छोटे वाला है उसकी कितनी होगी 5, ये 5 टाइम्स है इसका। चलिए नेक्स्ट जो अपनी प्रॉब्लम आती है वो आती है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स एंड डिजिट्स। क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 digit नंबर इज 9, ऑल्सो 9 times दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। अब ध्यान से समझना है आपको, कोई भी 2 digit नंबर होता है वो कैसे अपन फॉर्म करते हैं। मान लो मैं बोलता हूँ 73 है अपना, ये कैसे बना होगा भाई, वंस प्लेस पे क्या है मेरा, वंस प्लेस पे है अपना 3 और टेंस प्लेस पे क्या है 70। तो अपन इसको लिखते कैसे हैं भाई, टेंस पे जो होता है 7 इंटू 10, ये बिल्कुल बेसिक अपन फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा होगा आपने, प्लस 3, तो ये क्या बनता है 73। इसी तरीके से मान लो इसको रिवर्स करना है तो मेरे को 37 लिखना है, तो वो कैसे लिखूंगा, 3 इंटू 10
प्लस 7 इक्वल टू 37। ये आपको ध्यान रखना है भाई। आप ऐसा तो नहीं करते हो ना कि 3 इंटू 7 कर दोगे, नहीं, आपको 37 लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, टेंस प्लस पे 3 है तो 3 इंटू 10 प्लस 7। अब होता क्या है, बच्चों को गलती कॉन्सेप्ट में ये आती है कि एक मान लेते हैं 2 डिजिट नंबर का, एक डिजिट x दूसरा y। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, आपको फिक्स करना है कि टेंस प्लेस पे कौन सा है और वंस प्लेस पे कौन सा है। फिर आपको जो नंबर लिखना है वो नंबर अपना इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 10x प्लस वाई, क्योंकि ये मेरा टेंस पे है और ये मेरा वंस पे, तो अपन इजीली उसके बाद में नंबर लिख पाएंगे। सीधा ऐसा नहीं है x और y मान लिया एक्स वाई इज द नंबर, नो, ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। क्लियर है बात? चलिए, तो यहां पे अपन सॉल्यूशन कर लेते हैं भाई। मैं बोलता हूं लेट डिजिट एट टेंस प्लेस be x and at ones place be y। ठीक है जी। नेक्स्ट बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो अपन बात कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से, ओरिजिनल नंबर अपना हो जाएगा भाई टेंस प्लेस पे अपना है x, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। और दूसरा नंबर ऑन रिवर्सिंग डिजिट्स, तो वहाँ हो जाएगा अपना y टेंस प्लेस पे आ जाएगा और जो x है वो वंस प्लेस पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। अब अपने को जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग अपन दो लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो अपन लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ATQ। फर्स्ट बोल रहा है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो मेरे को पता है कि दो डिजिट्स कौन से हैं, x है और एक y है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब ध्यान देना भाई 73 जो है इसको अपन लिखते तो ऐसे हैं 7 इंटू 10 प्लस 3 ऐसे ना, पर डिजिट्स क्या है 7 और 3 हैं, ऐसे 70 और 3 थोड़ी लोगे। आप ये मत करने लग जाना 10x लो दूसरे को y लो, नहीं, ऐसे थोड़ी करते हैं, 70 और 3 थोड़ी लेते हैं, 7 और 3 लेते हैं। क्लियर ना बात? चलिए, दूसरा क्या बोल रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस ओरिजिनल जो नंबर है इसका 9 टाइम्स कर देते हैं भाई, 9 टाइम्स ऑफ 10x प्लस वाई जो है इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो रिवर्स करने पे अपने को जो मिल रहा है वो क्या है 10y प्लस एक्स। अब ये जो 9 टाइम्स जो इसका नंबर का जो ओरिजिनल नंबर का अपन ने किया है ये जो है ये ट्वाइस है किसका, ये जो नंबर अपने को ऑर्डर जो रिवर्स करने के बाद डिजिट्स का जो मिला है उसका, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इक्वल होगा भाई। क्लियर है ना बात? ओके, तो यहाँ पे अपने को फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, सेकंड यहाँ से मिल जाएगी, सेकंड वाली निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। तो यहाँ से अपन थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। 90x को इधर ले 2x लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा अपना, दैट विल बी 88x और 20y इधर लेके आएंगे तो माइनस 11y इक्वल्स टू 0। अब अपने को दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व कर लेंगे भाई। मैं यहाँ पे क्या करूँ, एलिमिनेशन मेथड लगाएं या क्या लगाएं, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लेता हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में अपने को पता है एक वेरिएबल की वैल्यू अपन दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सेकंड ले लेता हूँ फ्रॉम 2, मैं बोल रहा हूँ कि 11y इक्वल्स टू 88 भाई, 11y विल बी इक्वल्स टू 88x, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 8x। पुट y इन 1 फर्स्ट में रख देते हैं, तो यहाँ से बन जाएगा अपना x प्लस 8x इक्वल्स टू 9, 9x इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू अपना हो गया 1। x मेरा आ गया, y भी निकाल लेते हैं, तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 3 अपन बोल सकते हैं x1 रखूँगा तो y कितना हो जाएगा मेरा 8। तो बोल रहा है फाइंड द नंबर, देयरफॉर ओरिजिनल नंबर जो है, ओरिजिनल की बात कर रहा है, ओरिजिनल नंबर जो है दैट इज इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। तो 10 इंटू एक्स इज 1 प्लस वाई इज 8, दैट इज 18 इज द आंसर। अब ध्यान से देखो, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, दो डिजिट्स का जो सम है वो कितना है 9 है। अगर मैं क्या करता हूँ इसका रिवर्स कर दूँ, तो रिवर्स करने पे अपने पास में जो नंबर आएगा वो क्या आएगा 81 और ये क्या है 18। अब बोल रहा है इसका 9 टाइम्स, 18 9 का कितना होता है अपना 162। ओके, इसका ट्वाइस करेंगे
भाई दोनों बराबर है ना, इसका ट्वाइस है, और ये जो अपना रिवर्स करने पे नंबर आया है उसका ट्वाइस है ये वाला, इसको ट्वाइस करेंगे तो 162। बिल्कुल कंफर्म हो गया, यही आंसर है। इस तरीके से आप कंफर्म भी कर सकते हो, जो अपन ने किया वो सही है कि गलत है। टाइम बचता है एग्जाम में, तो लास्ट में आपको कर लेना है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शंस। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर if the numerator is decreased by 2 and denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator. Find the fraction. ठीक है जी, मतलब यहाँ पे अपन फ्रैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे अपने को वही दो वेरिएबल, अगर किसी फ्रैक्शन को लिखना है तो अपन क्या मानेंगे, न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, दोनों को मान लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिनोमिनेटर बी x एंड न्यूमरेटर बी y। ठीक है जी, ओके। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 and the denominator is increased by 1, then the denominator is 8 times the numerator। अब सीधा अपन यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो अपने को गिवन है। ठीक है जी, अपना जो न्यूमरेटर है वो 4 कम है किससे, डिनोमिनेटर से। तो अपन ध्यान से देखो, न्यूमरेटर लिया था y और डिनोमिनेटर लिया था x, तो x माइनस वाई जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4। भाई न्यूमरेटर जो है वो कम है, अपना न्यूमरेटर y है और डिनोमिनेटर x है, और दोनों का डिफरेंस 4 है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को डिक्रीज कर देते हैं 2 से भाई, तो ये हो जाएगा y माइनस 2। ठीक है जी, एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये कर देते हैं x प्लस 1। ठीक है जी, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब ये जो नंबर है, ये डिनोमिनेटर जो है अपना, ये 8 टाइम्स है इस नंबर के। तो मुझे बताओ, दोनों को इक्वल करने के लिए अपने इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, करने के लिए अपने को इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अपनी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8y माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से जब करेंगे ये बनेगा 8y माइनस एक्स इक्वल टू 17। ये सेकंड इक्वेशन हो गई अपनी। ठीक है जी, अब अपन क्या करें, एलिमिनेशन मेथड लगा लें यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन एलिमिनेशन मेथड लगा लें। ध्यान से देखो, x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों केसेस में क्या है, जो है इक्वल है पर साइन अलग है दोनों का। तो अपन क्या कर दें, 1 प्लस 2 कर दें। ऐसा करने पे ध्यान से देखो, ये x मेरा क्या होगा, इस x से कट हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 8y, तो ये हो जाएगा अपना 7y इक्वल्स टू 4 प्लस 17 दैट इज 21। तो y विल बी इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो मैं बोलता हूँ फ्रॉम 1 बोल देंगे x माइनस वाई इज 3 इक्वल्स टू 4, तो x विल बी इक्वल्स टू 7। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन जो होगा अपना, फ्रैक्शन विल बी, न्यूमरेटर क्या था भाई, y था, अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू y आ गया, दैट इज 3/7। अब ध्यान से देखो, चेक कर लेते हैं इसको। न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन 4 कम है डिनोमिनेटर से, बिल्कुल है 3, नीचे वाला 7 है। न्यूमरेटर को डिक्रीज कर दूं 2 से तो ये 1 बचेगा ऊपर, न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 1 तो ये 8। तो मुझे बोल रहा है कि जो डिनोमिनेटर वो 8 टाइम्स है, बिल्कुल है 8 टाइम्स, मतलब अपना सॉल्यूशन सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। ठीक है जी, क्वेश्चन बोल रहा है, ए मैन ट्रेवल्स टू हिज ऑफिस बाय ए कार एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज 9 मिनट लेट। If he drives a car at a speed of 50 km per hour, he reaches 6 minutes early. What is the distance between the office and his home? Also find at what speed should he drive the car to reach office on time। ठीक है जी, तो यहाँ पे भी अपने को भाई वही बात है, ना डिस्टेंस का पता है और ना ही अपने को ये पता है कि जो एक्चुअल टाइम जो इसको लगता है उसको बिना लेट हुए हुए, मतलब सही टाइम पे पहुँचने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। यहाँ मैंने सीधा लेट करके रखा है पहले से। लेट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम बी x किलोमीटर एंड टाइम टेकन टू रीच ऑफिस ऑन टाइम बी y आवर्स। अब अपने को एक चीज़ और पता है भाई, टाइम जो होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन स्पीड। ये अपने को पता है, ये अपन यहाँ पे लिख देंगे।
और अब अपन चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 2 इक्वेशन बनानी है अपने को, चलो बना लेते हैं। पहला क्या बोल रहा है कि कार को अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलाता है तो वो 9 मिनट्स लेट पहुंचता है भाई, ठीक है। 9 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको ओरिजिनल टाइम से, ठीक है। अब तो देखो यहाँ पे मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज x और स्पीड क्या है 40। इस टाइम में से मैं माइनस कर दूं जो अपना ओरिजिनली उसको जो टाइम लग रहा है, मतलब सही टाइम कितने टाइम में पहुंचता है, तो वो पहुंचता है y। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल्स टू 9 मिनट्स। अब किलोमीटर पर आवर में ले रहे हैं तो मिनट्स को अपने को चेंज करना पड़ेगा आर में, तो ये हो जाएगा 9/60। तो इसको कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/20। क्लियर है? ओके। इसको थोड़ा सोल्व करके अपन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं अपनी। तो ये हो जाएगा क्या, एलसीएम आ जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा x माइनस 40y इज इक्वल्स टू 3/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 800y इज इक्वल्स टू 120। तो यहाँ से अपन और भी कट कर सकते हैं, 20 से कट कर दें, ये कट जाएगा 1 और ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 6 टाइम्स, तो हो जाएगा x माइनस 40y इक्वल्स टू 6। ये बन गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाता है तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंचता है। मतलब इस बार जो ओरिजिनल जो सही टाइम पे पहुंचना है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। 50 के हिसाब से चलेगा तो ओरिजिनली सही टाइम पे पहुंचेगा तो वो टाइम ज़्यादा होगा और ये टाइम क्या होगा, कम होगा, और इनका डिफरेंस क्या है 6 मिनट्स। तो ये भी इक्वेशन बना लेते हैं, तो क्या होगा, तो y माइनस एक्स जो है वो डिस्टेंस है अपॉन 15, तो ये हो जाएगा अपना 6 मिनट्स है तो अपने को आवर्स में चेंज करना है अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 1/10। इसका एलसीएम ले लेते हैं, 50y माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/10 और 10 से यहाँ ध्यान से देखो मैं इसको कट कर दूँ, 50 उधर ले जाएंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 50y माइनस एक्स इक्वल्स टू 5। ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करने के लिए x देखो, x का कोफिशिएंट सेम है पर साइन अपना अपोजिट है, -1 है, ये 1 है, तो अपन क्या कर दें, ऐड कर दें। तो नेक्स्ट में अपन ऐड कर देते हैं इसको। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, मैं बोलता हूँ 1 + 2 कर देते हैं। तो यहाँ से देखो ये x अपना x कट जाएगा, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो बचेगा 10y इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से मेरा y विल बी इक्वल्स टू 11/10, ठीक है जी। y आ गया, x निकाल लें, तो किसी भी x से निकाल लेते हैं, फर्स्ट से निकाल लेता हूँ मैं x। तो यहाँ से y की वैल्यू रख देते हैं, तो x माइनस 40 11/10, 10 4 टाइम्स गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 44 इक्वल्स टू 6। तो x विल बी इक्वल्स टू 6 + 44 दैट इज 50। ओके, अब अपन देख लेते हैं x किसको माना था अपन ने, x अपन ने माना था डिस्टेंस को और y अपन ने माना था टाइम टेकन टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, वो कितना है। पर अपने को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड एट व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव द कार टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, तो हम निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ से अपन बोल देंगे देयरफॉर स्पीड एट विच ही शुड ड्राइव द कार टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। तो यहाँ पे देखो भाई 50 डिस्टेंस है और उसको जो टाइम लगना चाहिए भाई टाइम पे पहुंचने के लिए, वो कितना हो जाएगा 11/10, तो ये हो जाएगा 11/10, 10 ऊपर चला जाएगा, तो जाएगा 500/11, तो ये हो जाएगी 11 4 जा 44 एंड दिस विल 655 एंड 5/11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। ये उसकी स्पीड होनी चाहिए सही टाइम पे पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में अपन लिख देते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ऑफिस फ्रॉम होम इज 50 kilometers and he should drive his car at 45 5/11 kilometer per hour to reach office on time। ठीक है, यहाँ से अपन देखो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आंसर अपना सही है कि नहीं है। तो देखो 50 अपना डिस्टेंस है भाई, फर्स्ट टाइम वो कितना चलता है 40 भी चलता है,
तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 1/4, ठीक है जी, आवर्स। चेंज कर दें इसको तो 1 आवर इंटू 60 कर देंगे इस वाले फ्रैक्शन वाले पार्ट को, तो ये हो जाएगा 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है। सही टाइम कितना लगता है उसको, दैट इज़ 11 बाई, तो यहाँ से 11/10 की बात करें तो 1/10 इंटू 60 से कर दें तो 6, तो दैट इज इक्वस टू 1 आवर 6 मिनट्स। ध्यान से देखो उसको पहुँचना कितनी देर में था ओरिजिनली, 1 आवर 66 मिनट्स में, पहुँचा कितने में, 1 आवर 15 मिनट्स में, 40 की स्पीड पे चल रहा है, तो कितना मिनट लेट हुआ, 9 मिनट्स लेट हुआ। और यही अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 9 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो यहाँ से अपना वेरीफाई हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपना प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्पीड ऑफ बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। इसमें देखो अपन थोड़ी थ्योरी समझते हैं, बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। मैं बोल रहा एक रिवर है यहाँ पे जो कि नॉर्थ से साउथ में फ्लो कर रही है, ठीक है जी, ओके, इस तरफ ये अपनी फ्लो कर रही है। और यहाँ पे जो इसका जो फ्लो रेट है किसका, रिवर के वाटर का, वो है y km/h। अपन एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है जी। इफ ए बोट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, अगर मान लो एक बोट है अपने पास में और वो बोट क्या कर रही है, वो नॉर्थ से साउथ मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है इस स्ट्रीम के, तो अपन बोलते हैं कि वो बोट जो है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है। If the boat is going from north to south in the same direction as stream flow, then we say boat is going downstream। ये आपको समझना है भाई इस बात को ना, ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली आपको दिया होगा ये वर्ड। अगर यही बोट मान लो इस डायरेक्शन में जाके ये ऊपर की तरफ जाने लग गई, यहाँ पे इस तरफ जाने लग गई है ना, तो क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ स्ट्रीम हो गई है। तो उस केस में अपन क्या बोल रहे हैं, इफ ए बोट इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम फ्लो, देन वी से बोट इज गोइंग अपस्ट्रीम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैंने बोला लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y km/h, जो स्ट्रीम की जो वाटर है वो उसकी स्पीड क्या है, y km/h, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x km/h। और ये जो बोट है इसके अंदर, इस बोट को अगर स्टिल पानी में अपन क्या करते हैं, रुके हुए पानी में चलाते हैं, तो उसकी जो स्पीड है वो है x km/h, ठीक है। तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में अगर ये बोट जा रही है किसके, स्ट्रीम के, तो वहां पे स्पीड क्या होगी बोट की, मुझे बताओ। बोट एक तो चल रही है खुद अपनी स्पीड से, दूसरा नीचे का वाटर भी इसको फ्लो करके ले जा रहा है साथ में, भाई इसको क्या कर रहा है, इसके साथ फ्लो करके जा रही है। तो यहाँ पे नेट स्पीड क्या हो जाएगी, जो बोट की स्पीड थी प्लस स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, वो हो जाएंगे x + y km/h। तो आपने देखा भी होगा ये ना, अपने मॉल्स में अपन जाते हैं तो वहाँ एस्केलेटर्स लगी होती है, तो उसके एस्केलेटर्स पे अगर आप भी चलने लग गए साथ में तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि एस्केलेटर स्पीड प्लस आपकी जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, नेट स्पीड हो जाएगी आपकी चलने की। इसी तरीके से स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम मतलब इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो वहां पे क्या होगा, बोट तो क्या कर रही है भाई, यहाँ बोट तो मतलब इसके अपोजिट में जाएगी तो बोट ऊपर जाएगी, बट इसको जो पानी है वो अपनी स्पीड से नीचे की तरफ लेके आएगा, तो नेट स्पीड क्या होगी, x - y km/h। ये अपना एक कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट पे अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं इसका। A boat goes 24 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 6 hours. It goes 30 kilometers upstream and 20 kilometers downstream in 6 hours 30 minutes. Find the speed of boat in still water. Also find the speed of stream। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। मैं ध्यान देना यहाँ पे मैंने सीधा क्या बोला कि अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड क्या है, मैंने स्टिल वाटर में नहीं लिया है, क्योंकि ध्यान से देखो अपने को क्वेश्चन में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिया, इसमें भी अपस्ट्रीम यहाँ डाउनस्ट्रीम, तो डायरेक्ट अपन क्या करते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की अपन क्या ले लेते हैं, वैल्यूज ले लेते हैं स्पीड की, किसकी, बोट की स्पीड की, ठीक है। तो मैंने बोल दिया लेट वो x km/h है एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज y km/h, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो डिस्टेंस है अपस्ट्रीम वाला उसको डिवाइड कर देते हैं अपस्ट्रीम की स्पीड से, तो टाइम आ जाएगा, और डाउनस्ट्रीम वाले में डाउनस्ट्रीम की स्पीड से कर देते हैं, तो टोटल नेट नेट कितना है, 6 आया। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो फाइनल इक्वेशन अपनी इस तरीके से बनेगी, ठीक है। घबराना नहीं है इसमें एक्स वाई एक साथ देख के, क्योंकि लास्ट बाद में जब 2 इक्वेशन होंगी वहाँ एलिमिनेट कर देंगे। इसी तरीके से डाउन अपन सेकंड जो केस है उसके अंदर भी अपन वही करते हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है उनको टोटल कितना है, 13/2। क्लियर है, 13/2 क्यों लिया है, ध्यान से देखो 6 आवर 30 मिनट्स है, तो 30 को चेंज करना पड़ेगा भाई आवर्स में, तो 1/2 हो जाएगा, तो 6 1/2 दैट इज 13/2। यहाँ पे करने पे अपना जो इक्वेशन बनी वो बनी 60y + 42x = 13xy। 2 इक्वेशन बन गई अपनी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2।
तो मैं क्या करता हूँ, एक्स वाई वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर देता हूँ। तो मुझे बताओ एक्स वाई वाली टर्म्स को मेरे इक्वल करना पड़ेगा, तो मैं फर्स्ट को 13 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकंड को 3 से करता हूँ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 39 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 39। और फिर मैं क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ दोनों को। तो माइनस करने पे देखो ये टर्म जो है मेरी वो कैंसिल आउट हो गई, और यहाँ से जो फाइनली मेरा वाई आया, वाई कितना आया, दैट इज 7/3 एक्स। ठीक है, ये आप खुद से करके देखना ना सॉल्यूशन इसका। यहाँ से जो अपनी y की वैल्यू आई है वो किसी एक में रख लेते हैं। मैंने क्या किया, फर्स्ट में रख लिया उसको। तो अपन जब फर्स्ट में रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे y की जगह मेरे को क्या रखना है, 7/3 एक्स। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 7/3 एक्स प्लस 14 एक्स इक्वल्स टू 3x। वाई की जगह 7/3 एक्स रख दिया। यहाँ से अपनी जो x की वैल्यू आई वो आई 6। ठीक है जी। अब x की वैल्यू 6 आ गई, तो अपने को पता है कि y इक्वल्स टू 7/3 एक्स अभी भी अपन ने निकाला था, उसमें रखा, तो y अपना कितना आ गया, दैट इज 14। ओके, तो मतलब क्या हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अपने को निकालना है। अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, अपने को निकालना है, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है। अभी क्या आया अपना, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की अपनी जो स्पीड आई है बोट की वो आई है। ठीक है जी, एक्स और वाई अपन ने क्या लिया था, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड थी बोट की। ठीक है, तो यहां से स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर में बोलता हूँ लेट्स से यू किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम में बोलता हूँ वी किलोमीटर पर आवर है। अब ध्यान से देखो एक्स किसके इक्वल होगा, मेरा एक्स विल बी इक्वल टू यू माइनस वी, क्योंकि अपस्ट्रीम में है तो अपस्ट्रीम में क्या होगा भाई, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज इक्वल टू अपना कितना आया, 6 आया भाई, यहाँ पे वो 6 रख दिया। y क्या होगा अपना, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, वो अपना होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 14। इनको जब अपन ऐड कर देंगे तो यहाँ से देखो v कट जाएगा, 2u इक्वल टू 10 आएगा। इसी तरीके से v की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो क्या माना था, u किलोमीटर पर आवर, तो u क्या आया 10। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 6 किलोमीटर पर आवर। 6 नहीं है भाई 4 है ना, इसको चेंज कर लेते हैं 4, और ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, जहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और ये सब अपना ना जो छोटी क्लासेस में पढ़ा है, परसेंटेज वाले बेस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग ए टीवी एट 5% गेन एंड ए फ्रीज एट 10% गेन, ए शॉपकीपर गेन्स ₹2000, but he sells the TV at 10% gain and the fridge at 5% loss. He gains 1500 rupees on the transaction. Find the actual price of TV and fridge. तो भाई अपन देख लेते हैं, मान लेते हैं सॉल्यूशन। मुझे बताओ अपना जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो मैं बोल देता हूँ लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी बी ₹X and cost price of fridge बी ₹Y। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टीवी को 5% गेन पे मैं अगर सेल करता हूं तो एक्स का 5% भाई, एंड फ्रिज को भी मैं 10% गेन पे कर रहा हूं तो वाई का 10% हो जाएगा अपना, और ये टोटल अपना है 2000। ठीक है जी, तो यहाँ से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, अपॉन 100 आएगा इस सब में। तो यहाँ से हो जाएगा x बाय 500 तो 20 हो जाएगा, प्लस y 2y/20, 10/100 होगा ना। तो मैंने 5 से कट कर दिया ताकि अपना डिनोमिनेटर सेम रहे ना, कैलकुलेशंस में इजी हो जाएगा चीज़ें। तो यहाँ से हो जाएगा अपना कितना 2000। तो यहाँ से बन गया अपना x + 2y इक्वल्स टू 20 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 40,000। ठीक है जी, ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरा क्या बोल रहा है, बट इफ़ ही सेल्स द टीवी एट 10% गेन। ठीक है जी, तो x को कर रहा है 10% गेन पे, प्लस नहीं, एंड द फ्रीज एट 5% लॉस, लॉस पे कर रहा है। तो मुझे बताओ नेट जो प्रॉफिट है वो तो घट जाएगा ना, द ही गेन्स, फिर वो जो प्रॉफिट होगा पहले वाले से तो कम होगा, तो माइनस कितना कम होगा, y का 5%, दैट विल बी इक्वल्स टू 1500। ओके, तो ये कर लेते हैं अपन इसको भी, वही 2x/20 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा y/20। ठीक है जी, इक्वल्स टू 1500, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x - y इक्वल्स टू 30,000। ठीक है जी, ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं और अपने को एक्चुअल प्राइस पता लग जाएगी। तो मुझे बताओ क्या करें, एलिमिनेशन मेथड ठीक रहेगा इसमें? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, वाई के कोफिशिएंट्स को इक्वल कर लेता हूँ। तो यहाँ देखो 2y है, तो यहाँ भी मैं क्या 2 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके साइंस क्या होंगे, कोफिशिएंट का जो साइन है वो ऑपोजिट है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 60,000, और ये अपनी मैं बोल देता हूँ लेट से 3 बन गई। तो मैं बोलता हूँ 1 + 3, जब मैं करूँगा तो ये मेरे दोनों कट आउट हो जाएंगे और ये बनेगा 5x इक्वल्स टू 1 लाख। ठीक है, तो x कितना हुआ मेरा 20,000। ठीक है जी, x की वैल्यू आ गई तो किसी एक में रख दो। तो फ्रॉम 1 मैं बोल देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ फ्रॉम 1, x इज 20,000, दैट इज 20 करेंगे तो 20,000 प्लस 2y इक्वल्स टू हो जाएगा 40,000। तो 2y इक्वल्स टू 20,000, तो y हो जाएगा अपना 10,000। ठीक है जी, तो यहाँ से मुझे बताओ x क्या माना था अपन ने, टीवी की प्राइस, और y क्या मानी थी फ्रिज की प्राइस। तो यहाँ से बोल देंगे देयरफॉर CP ऑफ टीवी इज 20,000 रुपीज़ 20,000 एंड CP कॉस्ट प्राइस ऑफ फ्रिज इज रुपीज़ कितना आया 10,000। क्लियर है, और ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ से अपन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि सही किया है गलत किया है। 5% गेन किस पे हो रहा है, टीवी पे, और 10% किस पे, फ्रिज पे। तो जो अपना टीवी है, टीवी कितना 20,000, इस पर 5% प्रॉफिट की बात करें तो क्या होगा, इंटू 1/20 करते हैं, 5/100 1/20, तो हो जाएगा 1000। प्रॉफिट तो किस पे हो रहा है अपने को, टीवी पे। और फ्रिज की बात करें तो वो है 1000 रुपीज़, 10% क्या हो जाएगा इसका भी 1000, तो टोटल प्रॉफिट कितना है 2000। और यही अपने को गिवन है, मतलब अपन ने जो किया है वो सही किया है। चलिए, ये अपन ने डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स बन सकती हैं अपनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो अपने सिलेबस में है, वो सारे अपन ने कवर कर लिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।